नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने बनारस के घाट में घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ। ये सुनकर आप लोग कभी भी वो गलती नहीं दोहराएंगे जो इन बच्चों ने अपनी ज़िंदगी में कर दिए थे। आइए शुरू से जानते हैं, तभी आप लोगों को ये कहानी का प्लॉट समझ में आ पाएगा। दरअसल कोलकाता में एक बहुत समृद्ध परिवार रहता था। 110 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तब अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेजों का शासन था। और उस जमाने में जो बहुत पैसे वाले लोग थे, एक्सट्रीम रिच लोग, वो लोग अपनी लाइफस्टाइल अपने हिसाब से जी लेते थे। परेशानी ज्यादा मिडिल क्लास लोगों को और पूरे लोगों को होती थी। और शंकर जिस परिवार से बिलोंग करता था वो परिवार एक्सट्रीम रिच था, इसलिए वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीते थे और अच्छे स्कूल में पढ़ाई करता था। अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने की वजह से उसे ज्यादातर छुट्टियां नहीं मिल पाती थी। इस वजह से वो लाइफ में कभी भी कोलकाता से बाहर नहीं निकल पाया था। उसकी हमेशा से इच्छा होती थी कि उसके आस पड़ोस के उसकी जो पहचान वाले लड़के लोग हैं, उसके दोस्त हैं, वो जैसे घूमने फिरने के लिए अपने मम्मी पापा के साथ कहीं कहीं जाते हैं मौका मिलने पर, मैं भी कभी जाऊं। वो अपने मम्मी पापा से जिद करता था, लेकिन ऑब्वियसली कभी ऐसा हो नहीं पाया था पॉसिबल। लेकिन जो बात मैं 110 साल पहले ही कर रहा हूँ, एक टाइम ऐसा आया था कि भीषण गर्मी पड़ गई थी। इतनी ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से शंकर के स्कूल वालों ने यह डिसाइड किया कि हमारे स्कूल के बच्चों को हम कुछ समय की छुट्टी देंगे। छुट्टी दे दी गई। उस समय ऐसा गर्मियों की छुट्टी जो 2-3 महीने की अभी पड़ती है, वैसा कोई प्रावधान था नहीं। ज्यादा गर्मी पड़ जाएगी तो ऐसे छुट्टी अलॉट कर दिया जाएगा। तो इस साल भी ऐसे ही हुआ। अब जब आने वाले 20-25 दिनों के लिए इन लोगों को छुट्टी अलॉट की गई तो शंकर बहुत खुश हुआ और अपने मम्मी पापा के सामने ये इच्छा जाहिर किया कि मुझे बनारस जाना है, जहां पर मामा रहते हैं, मामा जी के गांव। मैं लाइफ में कभी नहीं गया हूं वहां पर। जब से पैदा हुआ हूं मामा यहीं पर आते हैं मिलने के लिए। ना मैं मामी से मिल पाया हूं और ना ही मैं अपने कजिन से मिल पाया हूं। सुनने में आया है कि उनका एक बेटा है जो कि मेरी उम्र का है। मम्मी पापा कह देते कि नहीं बेटा, इस बार पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये जिद करता है, अरे अब पॉसिबल नहीं तो कब पॉसिबल, ऐसी छुट्टी मुझे हमेशा नहीं मिलती, मुझे प्लीज ले चलो ले चलो ले चलो। पिताजी थक हार कर कहते हैं कि ठीक है तुझे ले चलते हैं, लेकिन हम तेरे साथ रुक नहीं पाएंगे, हमारा भी थोड़ा काम धंधा यहाँ पर लगा हुआ है। हम तुझे छोड़कर आ जाएंगे अगले ही दिन, तू वहाँ पे 10-15 दिन रह ले, फिर हम तुझे वापस से लेने के लिए आएंगे और लेकर अपने साथ कोलकाता वापस आ जाएंगे। तो ये भी बोलता है कि इससे अच्छी बात और कहाँ हो सकती है, वहाँ पे मामा मामी है, कन्हैया है मेरा कजिन, तो दिक्कत नहीं होगी। बढ़िया बढ़िया, चलो चलो। ठीक 2 दिन बाद ये तीनों बनारस पहुंच जाते हैं। शंकर अपने कजिन कन्हैया से मिलकर बहुत खुश होता है, क्योंकि कन्हैया का नेचर शंकर के नेचर से मिलता जुलता था। इसने सोचा आने वाले 10-15 दिनों तक मस्त मस्ती करूंगा, ये जगह भी इतनी प्यारी इतनी सुंदर है यार, मैं लाइफ में कभी आया नहीं था यहाँ पर। इसके मम्मी पापा इसे छोड़कर अगले ही दिन वहां पे निकल जाते हैं कोलकाता के लिए वापस। आई मीन अब जैसे इसके मम्मी पापा यहाँ से जाते हैं तो शाम के समय, मतलब अगले दिन की शाम के समय, शंकर और कन्हैया बनारस घूमने के लिए निकल जाते हैं। घूमते फिरते हैं और रात के तकरीबन 8:30 बजे घर पहुंचते हैं। और इतनी पुरानी बात जो मैं कर रहा हूँ, उस समय 8:30 बजे रात के, मतलब बड़ी बात हो गई। लोग सो जाया करते थे डिनर वगैरह करके, और इन लोगों का तो खाना वाना कुछ नहीं हुआ था, घूमने निकले हुए थे और घूम घाम के आए। तो मामी ने बहुत ज्यादा डांटी, मतलब कन्हैया की मम्मी ने कन्हैया को और शंकर को बहुत ज्यादा डांटी। बोली कि तुम लोगों को इतनी रात तक ऐसे बाहर नहीं घूमना चाहिए था, ठीक नहीं होता है, और घाट की तरफ तो नहीं गए थे ना। तो उनका बेटा कन्हैया बोलता है नहीं नहीं, ये बाहर से आया हुआ है और मैं इसे आज पहले ही दिन कैसे घाट की तरफ लेकर जाऊंगा। आप चिंता मत करो, हम उस तरफ जाएंगे भी नहीं, जल्दी जल्दी खाना दो, अब भूख लगी हुई है। खाना वाना खाए और सोने के लिए दोनों एक कमरे में गए। अब इस कमरे में शंकर अपने कजिन कन्हैया से बोलता है कि यार मामी घाट की तरफ जाने से मना क्यों कर रही थी। नहीं मतलब घाट तो बनारस की एक तरीके से पहचान जैसी है, यहाँ पर तो कितने सारे शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है, मैंने ऐसा सुना हूँ, मम्मी पापा ने बताए हुए हैं, और उस जगह को मुझे देखना है, विजिट करना है। कन्हैया बोलता है कि ये बात तू मेरे सामने बोल ले, मम्मी पापा के सामने मत बोलना, वो लोग मुझे भी कभी अच्छे से घाट की तरफ जाने नहीं देते हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि उस घाट में ढेर सारी आत्माओं का वास होता है, और मैं जाऊंगा तो आत्मा मेरा कुछ बिगाड़ देगी। वहाँ पे ज़्यादातर बच्चों को जाने नहीं दिया जाता है, और हम तो बहुत छोटे हैं, हमारी उम्र यही 12-13 साल की है ना, तो इसलिए हमें अभी तो अलाउ नहीं करेंगे, जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तब अलाउ करेंगे, अगली बार जब आना तब हम लोग घूमने के लिए चलेंगे। शंकर भी कहता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं।
ये दोनों सो जाते हैं। अब निकलता है अगला दिन। मामा दरअसल इन लोग, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो कन्हैया के पापा यानी कि शंकर के मामा जी जो थे वो पेशे से एक वैद्य थे और उनका एक दवा खाना था। ये लोग भी रिच लोग थे, तो इनका दवा खाना इनके घर से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर था। वो सुबह सुबह अपने दवा खाना के लिए निकल जाते हैं और ये लोग शाम आम को खेलकर अपने घर पे बढ़िया बैठ जाते हैं कि हाँ खाना वाना खाएंगे। शाम को जल्दी खाना खा लिया जाता था पहले। मामा जी घर पर आते हैं बड़े चिंता में। मामी जी पूछती है कि क्या हो गया भाई, इतनी चिंता में क्यों हो? तो मामा जी बताते हैं कि एक अंग्रेज अफसर है, उसकी पत्नी की कल डिलीवरी होने वाली है। सुबह से लेकर मुझे रात भर वहीं पर रहना पड़ेगा जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती। समझ में नहीं आ रहा यार, मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊंगा और खाने वाने का कैसा करेंगे? तो इसकी मामी क्या बोलती है, तो उनकी वाइफ क्या बोलती है, अरे आप इतना टेंशन क्यों लेते हो? सुबह जब निकल रहे होंगे तो मैं खाना बनाकर आपको दे दूंगी, वही दिन में भी खा लेना, वही रात में भी खा लेना। मामा जी बोलते हैं कि भूलो मत, गर्मी का मौसम है, खाना खराब हो जाएगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगी, मैं हॉस्पिटल से बाहर भी नहीं निकल पाऊंगा कि बाहर जाऊं खा लूं। तो क्या कर सकते हैं, एक काम करना, ये अपनी वाइफ को क्या बोलते हैं, एक काम करना, सुबह का खाना तो मैं लेकर चले जाऊंगा, लेकिन जो रात का खाना होगा वो शंकर और कन्हैया के हाथों मेरे दवा खाना में पहुंचा देना, ठीक है? रात में मैं वो खा लूंगा, ये लोग लौट जाएंगे, फिर उसकी डिलीवरी जैसी होती है तो मैं भी लौट जाऊंगा। मामी कहती है कि ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं। अगला दिन निकलता है, उनको खाना वाना बनाकर दे देती है। अब आती है रात की बात। रात में भी उनका टिफिन तैयार किया जाता है, रात में लगभग 9 बजे के आसपास। और मामी बोलती है कि जाओ बेटा, ये लेकर चले जाओ। मामा जी अब तक क्योंकि 9 इसलिए बज गए थे क्योंकि वो इंतजार कर रही थी कि आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे, लेकिन अब तक आए नहीं। तो अब ये शंकर और कन्हैया से कहती कि जाओ उनको देकर आ जाओ, दवा खाना में भूखे होंगे, हमें नहीं लगता कि वो अंग्रेज अफसर की पत्नी की डिलीवरी हो गई है। तो दोनों बच्चे खुश कि रात में हम लोगों को घूमने जाने के लिए मिल रहा है, ऐसे तो शाम को भी निकलने नहीं देती है मम्मी। तो कन्हैया को अचानक से रोक के मम्मी क्या कहती है कि देख शंकर बाहर से आया है, मैं फिर से समझा रही हूँ, तुम लोग घाट की तरफ मत जाना, सीधे सीधे रास्ते से जाना और सीधे सीधे लौट जाना, ज़्यादा समय वेस्ट मत करना। और एक काम करो, कुछ पैसे रखे हुए पास में? बोलता है हाँ हाँ मेरे पास पैसे, आप चिंता मत करो। और ऐसा बोल के वो लोग अपने घर से टिफ़िन लेकर दवा खाना के लिए निकल जाते हैं। दवा खाना पहुँचते हैं, टिफ़िन इफ़िन देते हैं और अभी देखते हैं कि डिलीवरी नहीं हुई है। वैद्य साहब को और टाइम लगेगा, मतलब कन्हैया के पापा को और टाइम लगेगा। तो ये लोग बोलते हैं कि हम निकलते हैं। उनके पापा भी बोलते हैं ठीक है निकल जाओ सीधे सीधे रास्ते से। वो लोग अब बढ़िया घूमते फिरते बात करते करते घर की तरफ जाने लगते हैं। रात के लगभग 10 बजे हुए थे। बात करते करते टॉपिक निकलता है शरबत का और अचानक से कन्हैया क्या कहता है, अरे शरबत से याद आया कि यहीं पे थोड़ी आगे एक बुढ़े दादाजी रहते हैं, अकेले रहते हैं और वो शरबत बेचते हैं। एक आने का 2 गिलास, बड़ी बड़ी गिलास रहती है और उनका शरबत बहुत टेस्टी लगता है। शंकर तेरा मन है क्या पीने का? तो शंकर बोलता है हाँ यार, बहुत समय बीत गया है, मैंने शरबत नहीं पिया हूँ। जब बहुत छोटा था एक बार थोड़ा सा पिया था, उसके बाद अच्छे से तो कभी नहीं पी पाया। ज़्यादा दूर उनका घर नहीं है तो चल जल्दी जल्दी चलते हैं, और तेरे पास एक आना है ना? तो कन्हैया भी कहता है हाँ हाँ मेरे पास है। और ये लोग बूढ़े दादाजी के घर पर पहुंच जाते हैं। समय के बारे में ये बच्चे नहीं सोचते हैं कि इतना लेट हो गया है। शरबत पीने का चस्का चढ़ गया। बुढ़े दादाजी के पास पहुंचे, बुढ़े दादाजी इनको शरबत देते देते कहते कि यार बच्चों तुम तो बड़े हिम्मत वाले समझ में आ रहे हो, इतनी रात गए, ऐसा तो कोई आता नहीं है मेरे घर पर शरबत लेने के लिए, लेकिन तुम जो आए हो जल्दी जल्दी पियो और निकल जाओ भाई, क्योंकि रास्ता इतना भी सेफ नहीं रहता है रात के समय। कन्हैया कहता है कि अरे दादाजी आप टेंशन मत लो, इसी रास्ते से होते हुए मेरे पिताजी का दवा खाना मिलता है तो मैं आते जाता रहता हूँ, इस रास्ते के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है। बुढ़े दादाजी कहते हैं कि फिर भी जल्दी निकल जाओ, कुछ ही समय में आधी रात होने वाली है। अब घड़ी वड़ी तो होती नहीं थी उस ज़माने में, चांद को देखकर हिसाब लगाते थे। तो इन लोगों ने भी चांद की तरफ देखी और ऐसा लगा कि हाँ यार आधी रात होने वाली है। इन्होंने फटाफट शरबत की गिलास खाली कर कर रखे और घर की तरफ निकलने लगे। थोड़ी आगे जाने के बाद एकदम सुनसान सा रास्ता मिला। उस सुनसान से रास्ते में अचानक से कन्हैया की नज़र पड़ती है कुछ अंग्रेज अफसरों के ऊपर, जो कि रात के समय सड़क में घूम रहे थे और गश्त लगाए हुए थे। कन्हैया ये चीज़ देखकर डर जाता है और अपने कदमों को वहीं पर रोक देता है। शंकर बोलता है क्या हो गया, चलना। कन्हैया बोलता है नहीं, इस रास्ते से जाना अब सेफ नहीं है, क्योंकि ये जो अंग्रेज अफसर है गश्त लगाए हुए हैं रात में, हमें कुछ गलत समझ लेंगे। इतनी रात गए, हम बच्चे हैं और ऐसे बाहर घूम रहे हैं ना, हमें पक्का ये लोग पिटाई लगा देंगे। एक काम करते हैं, दूसरे रास्ते से चलते हैं। शंकर कहता है कौन सा दूसरा रास्ता, तू जानता है क्या?
कन्हैया कहता है कि हाँ जानता हूँ ना, घाट वाला रास्ता। शंकर डर जाता है कि यार मामी ने तो मना करी थी ना कि घाट वाले रास्ते की तरफ से मत आना जाना, और तू उसी रास्ते से चलने के लिए कह रहा है। ये बोलता है कि क्यों टेंशन लेता है यार, मैं कई बार आया गया हूँ, मम्मी को कुछ भी बोलने दे, अपन फटाफट वहाँ से निकल जाते। वहाँ से तो बच भी जाएंगे, लेकिन इन लोगों के हत्थे एक बार चढ़ गए ना तो ये लोग बच्चों की पिटाई भी लगाते हैं, मैंने देखा हूँ। तो अब ये चीज़ सुनकर शंकर भी डर गया और बोला चल चल घाट वाले रास्ते से ही जाते हैं। और ये दोनों अपना रास्ता बदल दिए और वो घाट के किनारे होते हुए घर की तरफ बढ़ने लगे। अब साइड में गंगा नदी है, ये घाट में चल रहे हैं। ये वही घाट है जहां पर ढेर सारे शवों का आए दिन अंतिम संस्कार किया जाता है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर शव पहुंचते, बाहर बाहर से भी लोग इस जगह पर मरने के लिए आते थे। और ये लाइफ में पहली बार था कि कन्हैया यहाँ पर रहने के बाद भी इस जगह को इतना क्लियर, इतनी पास से रात के समय देख पा रहा था। और शंकर ने तो जिंदगी में पहली बार यहाँ का नज़ारा देखा था। कुछ चिताएं जल रही थी, अभी भी ताज़ा थी। घबराहट के मारे ये लोग अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं और आगे आगे चलने लगते हैं कि अचानक से चलते चलते इन लोगों को किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ना चाहकर भी दोनों के कदम वहीं पर रुक जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और इतने में फिर से वो रोने की आवाज़ इन दोनों के कान में सुनाई देती है। अब ये लोग बच्चे थे, इन लोगों को क्या करना चाहिए था, सीधे घर की तरफ बढ़ जाना चाहिए था, क्योंकि एक तरीके से एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर बहुत सारे अंतिम संस्कार होते हैं। इनको समझना चाहिए था कि हो सकता है कोई औरत का कोई मर गया होगा, वो रो रही होगी, लेकिन नहीं, इनको जानना था कि कौन औरत रो रही है और ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। आज के ज़माने के जैसे आप बनारस के वो घाट को इमेजिन मत करो। उस ज़माने में इतना बना हुआ नहीं था, घाट बहुत सिंपल था, बस क्रियाक्रम जैसे अभी होते हैं वैसे ही होते थे। वहाँ पे झाड़ वाड़ भी ढेर सारे थे। तो ये लोग रुक कर देखने लगे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है और ये अकेली औरत इतनी रात गए कहाँ पर रो रही है। कन्हैया आगे बढ़ने लगा और शंकर भी उस औरत को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ने लगा। 2-4 पेड़ को क्रॉस करने के बाद अचानक से दोनों की नज़र पड़ती है थोड़ी ही आगे, नदी के बिल्कुल किनारे पर बैठी हुई एक औरत पर। लेकिन शौक होने वाली बात यह है, इस औरत ने जो साड़ी पहनी हुई थी वो रेडियम की तरह चमक रही थी, बड़ी खतरनाक तरीके से। चांदनी रात थी, ऑब्वियसली जैसे साड़ी दिख रही थी वैसे औरत की शक्ल भी दिखाई देनी थी, लेकिन इस औरत की शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी। हाथ दिखाई दे रहे हैं, पैर दिखाई दे रहे हैं, साड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन चेहरा नहीं। घूंघट डाली हुई है और रोई जा रही है। शंकर और कन्हैया रुककर उसे बड़ी ध्यान से देख रहे हैं। कन्हैया आवाज लगाता है कि आंटी क्या हो गया आपको, आप ठीक तो है ना? लेकिन वो औरत कोई जवाब नहीं देती है। अब शंकर पता नहीं ना चाहकर भी आगे बढ़ता है, कन्हैया भी बढ़ता है। इस बार शंकर आवाज लगाता है, लेकिन फिर से वो औरत कोई जवाब नहीं देती है। चलते चलते ये औरत के काफी नजदीक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब ये काफी नजदीक पहुंचे, मतलब इतनी दूर की दूरी रही होगी, वो औरत रोना चुप कर देती है। अब ये साफ साफ उस औरत को देख पा रहे हैं, क्योंकि इतनी भी अंधेरी रात नहीं थी। औरत का मुंह नदी की तरफ था और इनका मुंह औरत की पीठ की तरफ था। जैसे ही ये लोग उस जगह तक पहुंचे, औरत के नजदीक तक पहुंचे, औरत ने रोना बंद कर दी और अब इनकी तरफ पलटती है धीरे धीरे करके। और जैसी अपनी शक्ल इनकी तरफ करी है, इन लोगों के दिमाग के पुर्जे ढीले हो गए, क्योंकि उस औरत की शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी। उस औरत की केवल चमकदार सफेद आंखें दिखाई दे रही थी, और आंखों की पुतलियां हो ही ना, अब पूरे शरीर में सिर्फ और सिर्फ साड़ी जो कि रेडियम की तरह चमक रही थी, और आंखें जैसे कि मानो बल्ब फिट हो ऐसी चमक रही थी। उस औरत को इन लोगों ने ध्यान से देखे, ऑन द स्पॉट रिएक्ट ना करके एक दूसरे की आंखों में देखे और कुछ ऐसा इशारा किए कि अब हमें यहां से भागना चाहिए, बिना बोले वाला इशारा। और ऐसा फास्ट भागना शुरू किए, इतना तेज भागना शुरू किए हैं कि गिरते पड़ते उठते संभलते ये लोग पहुंच गए घर पर। घर पर कन्हैया की मम्मी ने इनको ऐसी हालत में भागते हुए देखी तो समझ गई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। तुरंत कुछ नहीं बोली, उन लोगों को बहुत काम कराई, शांत करने की कोशिश करी। काफी देर बाद शांत हुए और फिर सारी बात बताई कि उनके साथ क्या हुआ है। पूरी रात नहीं सो पाए, बस ऐसे ही डर डर के पूरी रात काट दी। फिर अगले दिन मामा आए और मामा ने देखे कि बच्चे अभी तक सो रहे हैं। बोले क्या हुआ, ये अभी तक उठे क्यों नहीं? तो मामी ने बताई पिछली रात को क्या हुआ था। मामा ने बोले कि अब इन लोगों को उठ जाने दो, तभी मैं कुछ बोलूँगा, वरना अभी कुछ बोलूँगा ये लोग सुनेंगे नहीं तो फिर से वहाँ पर जाएंगे।
फिर ये बच्चे उठे। अब मामा ने कहना शुरू किए, तुम लोग जानते भी हो घाट किनारे तुमने जिस औरत को देखे वो कौन थी? ये लोग बोलते हैं नहीं मामा वो एक भूत थी, हमें इतना पता है। मामा बोलते हैं कि आज से तकरीबन 15 दिन पहले बाजू वाले मोहल्ले के एक धोबी की मृत्यु हो गई। वो जो धोबी मरा उसकी पत्नी का इस दुनिया में उसके अलावा कोई भी नहीं था। उस धोबी का दिन में अंतिम संस्कार हो गया और उसकी पत्नी पूरी टूट गई। और फिर रात के वक्त जब पूरा इलाका सुनसान था वो भी उसी घाट में गई और गंगा नदी में खुद को खुश कर लिया। उस रात के बाद से जो कोई भी वहाँ से गुजर रहा था वो औरत सेम हुलिये में जैसे तुमको दिखाई दी वैसे ही दिखाई दे रही थी। और जो भी उसे देख ले रहा था उसकी सोचने समझने की परिस्थिति पूरी तरीके से ख़त्म हो जा रही थी। मतलब मानसिक स्थिति पूरी तरीके से गायब हो जा रही थी। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, बच्चे थे, शायद इसलिए इतना ज़्यादा नहीं डरे। अब गलती से भी उस तरफ मत चले जाना। और इन लोगों ने वापस से वो गलती कभी नहीं दोहराई। लेकिन काफ़ी समय बीत गया, ये दोनों बुढ़े तक हो गए ना, तब तक उस रात को ये लोग और उस औरत को भुला नहीं पाए। इन लोगों ने ये कहानी अपने बेटों को और अपने पोतों को भी सुनाई। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे उनके ही परिवार के एक सदस्य अरुण से मिली। अरुण ने बोला कि ये कहानी सभी लोगों को बताइए कि काशी के घाट में ऐसा किसी के साथ घटा था, ताकि सब लोगों का मनोरंजन भी हो और सीख भी मिले। तो इसी बात पे इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।